हेलो एंड वेलकम टू CUCET फ्री क्लासेस। मेरा नाम प्रियमवदा है और आज अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे चैप्टर 6 दैट इज कॉल्ड जुडिशरी यानी न्यायपालिका। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने गवर्नमेंट के दो अंग कर लिए हैं, पहला था कार्यपालिका और दूसरा था विधायिका यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपका हो चुका है और आज हम बात करेंगे जुडिशरी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर चेक्स एंड बैलेंस लगाते हुए राइट स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस टिक करवाती हूँ, तो लेट्स मूविंग ऑन टू क्या इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर जो हम नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज, हमने हमेशा देखा है कि कोर्ट को हम किस रूप में देखते हैं, एक समझौता कराने वाली संस्था के रूप में, एक न्याय देने वाली संस्था के रूप में देखते हैं, है ना। डिस्प्यूट्स, arbitrators in disputes between individuals or private parties, right? But judiciary performs some political functions also. So this one is the first point जो कि आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन में आएगा। इसके पॉलिटिकल फंक्शंस भी हैं, आगे हम देख ही लेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंट लाइन्स ही टिक करा रही हूँ। जुडिशरी इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, वो आपको अच्छे से पता ही है। इट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इज इन फैक्ट वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट्स इन द वर्ल्ड, राइट। Judiciary has played an important role in interpreting and protecting the Constitution। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको 3-4 लाइन जो है वो बहुत अच्छी मिल गई हैं आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो ये है कि इट हैज़ अ पॉलिटिकल फंक्शन ऑल्सो, इन स्पाइट ऑफ सॉल्विंग द डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द प्राइवेट पार्टीज, दे हैव सम पॉलिटिकल फंक्शंस। दूसरी चीज़, वेरी पावरफुल कोर्ट, राइट, एपेक्स जुडिशरी है इंडिया की ऑब्वियसली। और तीसरा आपको क्या मिला, ये तो आपको जानते ही हैं कि ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, हम तो कई बार इस चीज़ को कर चुके हैं, इंटरप्रिटेटिंग एंड इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कई बार मैं बता चुकी हूँ कि संविधान की रक्षा करना और उसे प्रोटेक्ट करने का काम किसके पास है, जुडिशरी ऑब्वियसली, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो हमारी एपेक्स संस्था है। वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत क्यों है, हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत क्यों है। अच्छा, मैं आपसे अगर कहूँ एक क्वेश्चन जो कि आपके इसमें एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, हमारी जुडिशरी जो है वो आपको फेडरल है यानी संघात्मक है या फिर इंटीग्रेटेड है, एकात्मक है। क्योंकि हमारा जो बाकी आपका जो बाकी व्यवस्था है वो तो फेडरल है, बता चुकी हूँ, फेडरलिज्म मीन्स डिवीजन ऑफ पावर्स। बट व्हाट यू मीन, अरे व्हाट यू थिंक, जुडिशरी इज फेडरल और इंटीग्रेटेड? इट्स इंटीग्रेटेड, इट्स इंटीग्रेटेड ऑब्वियसली। आपका स्टेट के पास क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी है क्या उसकी? नहीं ना। यू हैव द एपेक्स कोर्ट इन द इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट। आप हाई कोर्ट के खिलाफ भी जाके सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं अपना केस। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जुडिशरी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है इंडिया में, राइट, इट्स नॉट फेडरल। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कह रहे हैं कि क्यों ज़रूरत थी हमको इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। बट ऑब्वियस है, पहला पॉइंट तो यही हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे चेक्स एंड बैलेंस लगाने के लिए एक ऐसी संस्था तो होनी चाहिए ना जिसको ये लोग इन्फ्लुएंस ना कर सके। भाई न्याय देना है और अगर वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस में रहेगी तो फ़ायदा क्या है ऐसी जुडिशरी का, वो तो उन्हीं के हिसाब से काम करेगी ना। तो एक ऐसी जुडिशरी तो बनानी ही थी जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। पहला पॉइंट तो यही है। देखो कह रहे हैं कोई भी डिस्प्यूट किसके किसके बीच में हो सकता है, इंडिविजुअल के बीच में हो सकता है, बिटवीन ग्रुप्स हो सकता है और बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट के बीच में भी तो हो सकती है तनातनी। तो कह रहे हैं ये सारा एक इंडिपेंडेंट बॉडी अगर डिस्प्यूट को सेटल करे तो वो जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ के बिहाफ पर होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ जो है आपका, ये इंग्लैंड का कंसेप्ट है, बताया था क्या मैंने। रूल ऑफ लॉ कहाँ का कंसेप्ट है, यूके का कंसेप्ट है। और ये कहता है कि किसी भी देश में अगर रूल ऑफ लॉ है तो कानून से बढ़कर कोई नहीं है। देयर इज अ रूल ऑफ लॉ।
कानून की व्यवस्था है एंड कानून इज द सुप्रीम वन इन देयर, राइट। हर कोई कानून के हिसाब से चलेगा। तो अगर आपको न्याय करना है जिसमें गवर्नमेंट के खिलाफ भी अगर केसेस जा रहे हैं और प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ लगाना है, तो उस बॉडी को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा कि नहीं। आपको न्याय तो तभी दोगे ना जब आप स्वतंत्र हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना एग्जीक्यूटिव का ना लेजिस्लेचर का। so that is the main, this idea of rule of implies that all the individuals, rich हो या पुअर हो, मैन हो या वुमेन हो, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, आर सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है जहां पर रूल ऑफ लॉ होता है, सभी कानून की नजर में बराबर होते हैं। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है रूल ऑफ लॉ, है ना, एंड इंश्योर दैट द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इज मेंटेन्ड इन दैट कंट्री, राइट। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ बरकरार रहे, राइट। यही चीज जो मैंने बोली उसी को उन्होंने, लोगों की राइट्स को सेफगार्ड करना, डिस्प्यूट्स को सेटल करना, ये सब डेमोक्रेसी में ज़रूरत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के पास अधिकार होता है। और जब तक इन जुडिशरी के पास, आपके पास उतनी पावर ना हो कि वो आपके राइट्स को दोबारा से इम्प्लीमेंट करा सके, तो ऐसी जुडिशरी का काम क्या है? अगर वो गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग ही काम करेगी, तो ऐसी जुडिशरी का फ़ायदा क्या है? आपके राइट्स को, डेमोक्रेसी में जनता का शासन होता है और जनता के शासन, जनता के रूल को उनको वापस उनके राइट्स को देना, उसके लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई भी ग्रुप और कोई भी इंडिविजुअल उस देश में डिक्टेटरशिप ना एक्वायर कर सके, राइट, तानाशाही ना बना सके। जुडिशरी बैठी है, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर कोई भी ऐसा कानून पारित कर दिया या कोई भी ऐसा ऑर्डर एग्जीक्यूटिव पास हो गया जो कि इट इज़ इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, असंगत है संविधान से, तो क्या हो जाएगा? वो तत्काल प्रभाव से जुडिशरी से क्वैश कर देगी, क्वैश इमीडिएटली। इसीलिए तो कहा गया है कि कोई तानाशाही कर ही नहीं सकता जहां संविधान हो, जहां रूल ऑफ लॉ हो। इसीलिए कह रहे हैं कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो पॉलिटिकल प्रेशर से दूर रह सके। वही पूरी कहानी। अब कैसे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट इंडिया में बनाया गया, अब उसकी कहानी इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रखी है। बहुत इजी है, कुछ ऐसा खास नहीं है। पहला है, ओहो सॉरी, पहला है, executive and legislature must not restrain the functioning of the judiciary in such a way that is unable to do justice। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए भी होनी चाहिए जिससे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर उसको रिस्ट्रेन ना कर सके कि वो ढंग से जस्टिस ही ना कर पाए। सोचो, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में हूँ और उसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदे के खिलाफ अगर कोई केस दर्ज है, क्या मैं कभी भी फ्री माइंड से वो काम कर पाऊंगी? नहीं। तो पहला, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है? इट शुड बी रिस्ट्रेन, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर शुड मस्ट नॉट रिस्ट्रेन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। दूसरा क्या है? शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी। जो जुडिशरी ने कह दिया अब उसको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और तीसरा क्या है? जजेस जो हैं वो अपने फंक्शंस को विदाउट एनी फियर और फेवर के परफॉर्म कर सके, है ना, बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है, आप समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं जब इंदिरा गांधी के टाइम में या जब देश आज़ाद हुआ था, जुडिशरी काफ़ी हद तक बैकफुट में रहती थी। ये बाद के दिनों में इसने इवॉल्व करना अपनी पावर्स, जैसे इलेक्शन कमीशन था ना, बाद में उसने समझा कि ये भी तो मेरी पावर है, दिए सब थे संविधान ने, लेकिन वो समझता नहीं था। ऐसे ही हमारी जुडिशरी भी इवॉल्व हुई है। कहीं ना कहीं 70s, 80s, 90s के दौर में जुडिशरी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ही फॉलो करती थी। एक टसल देखा गया था 1973 के केस में, केशवानंद भारती के केस में। यहाँ से टसल स्टार्ट होती है जहाँ पर जुडिशरी ने सरकार के खिलाफ फैसले देने शुरू किए थे और उसका खामियाजा भी भुगता है जुडिशरी ने। वो कैसे, वो आगे देखेंगे, ठीक है, वो अभी फिलहाल यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये होना जरूरी है, राइट। अब ये एक लाइन कह रहे हैं जो कि ऑब्वियसली सही है कि इतनी इंडिपेंडेंट मत बना दो कि जुडिशरी भी क्या करने लगे, आर्बिट्रेरीनेस या फिर
एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो जाए। अब भाई आप भी तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा हो, अब इतना भी ना मनमानी हो जाए कि आपका क्या हो जाए, आप एकदम से स्वतंत्र हो गए हैं, किसी की सुन ही नहीं रहे। यहाँ गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लॉन्च करती है, आप उसे क्वैश कर देते हो। आपको भी अकाउंटेबल बनाया गया, कैसे वो आगे के पैराग्राफ में इन्होंने दिखा है। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है लेकिन उसे भी अकाउंटेबल बनाया गया है। कैसे, वो देखते हैं। कैसे इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, वो यहाँ, अच्छा थोड़ा सा आई थिंक शॉर्ट हो गया इसका फॉन्ट ना, हाँ, कैसे बनाया गया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो देखते हैं। लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। लेजिस्लेचर इन्वॉल्व नहीं होती, कौन इन्वॉल्व होता है, प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ अ कोलेजियम, यानी एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व है। और प्रेसिडेंट मतलब कौन, प्रेसिडेंट सारे काम अपने खुद से करता है क्या, उसको जो जो सरकार कहती है वही करता है। तो प्रेसिडेंट यानी एग्जीक्यूटिव हो गया, भाई प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। तो प्रेसिडेंट हो गया, आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, अगर अदर जजेस अपॉइंट हो रहे हैं तो एक कोलेजियम हो गया। क्या होता है वो सब हम आज देख लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है इन प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो लेजिस्लेचर से फ्री किया इन्होंने, इसको इसलिए किया गया क्योंकि कोई पार्टी पॉलिटिक्स जो है उसके प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट में ना कर सके। भाई अगर मुझे कांग्रेस ने बैठाया होगा तो मैं कांग्रेस का तो हमेशा फेवर लूंगी ना, इसको फ्री रखा जाए इसलिए लेजिस्लेचर से फ्री कर दिया गया। अब देखो कह रहे हैं जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए क्या किया गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स कर दी गई। ही मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज अ लॉयर और मस्ट बी अ वेल वर्स्ड इन लॉ, जिससे कि कोई पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ द पर्सन या कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में है तो वो क्राइटेरिया बना के ना हो जाए। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है वो थोड़ी देर में हम डिटेल में भी देख लेंगे, राइट। तो कह रहे हैं जज के अपॉइंटमेंट के लिए पहले ही कह दिया गया भैया बहुत अच्छा होना चाहिए, वेल वर्स्ड इन लॉ, बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर, राइट। फिर कह रहे हैं कैसे इसको इंडिपेंडेंट बनाया गया, कैसे इसको इंडिपेंडेंट बनाया गया, हैव अ फिक्स्ड टेन्योर। एक बारी आप अपॉइंट हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में 65 और हाई कोर्ट में 62 एज, तो देखिए इनका फिक्स्ड टेन्योर है। लेकिन ऐसा नहीं कि इनको हटाया नहीं जा सकता, ऑब्वियसली हटाने के टाइम पे लेजिस्लेचर का रोल है, पार्लियामेंट का रोल है, अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशरी का रोल है, समझ रहे हो मेरी बात को, बट हटाने के में लेजिस्लेचर का रोल है। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स टेन्योर है तो आप 65 साल तक जाओगे ही नहीं कहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब इनका ये है, सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर्स है और हाई कोर्ट का आपका 62 ईयर्स है। दिस इज द रिटायरमेंट एज फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली, राइट। तो ये कह रहे हैं जजेस हैव अ फिक्स टेन्योर, इसीलिए इनको फिक्स कर दिया कि एक बार अपॉइंट हो गए तो अब आप इन्फ्लुएंस में आपको कोई निकाल नहीं सकता है। और अगर लेजिस्लेचर के पास यानी पार्लियामेंट के पास पावर है भी रिमूवल ऑफ द जजेस, वो इतना टफ प्रोसेस है कि इसको पाना और उसको पास कराना ही अपने आप में मुश्किल है ना। तो इनके टेन्योर को फिक्स करके इनको इंडिपेंडेंट बनाया गया, सिक्योर किया गया, जिससे कि आप रूल ऑफ लॉ को मेंटेन कर सको, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आओ। फिर दूसरा क्या है, क्या कह रहे, दे होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ द रिटायरमेंट, है ना। ओनली इन द एक्सेप्शनल केसेस जजेस मस्ट बी रिमूव्ड, जो कि मैंने आपको बता दिया। दे हैव द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनके पास सिक्योरिटी है। जजेस कुड नॉट फंक्शन विदाउट, सो दैट दे कुड फंक्शन विदाउट फियर एंड फेवर। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस, and here the constitution believed that the difficult procedure of removal would provide the security of office to the members of judiciary। कौन हटा सकता है, बार बार बोल रही हूँ, रिमूवल ऑफ जजेस लेजिस्लेचर, या फिर लेजिस्लेचर कौन है इंडिया में, पार्लियामेंट के पास पावर है, डन। और बताओ, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होती है ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, यानी उसके पैसे जो हैं, जो उसकी सैलरी अलाउंसेस है, एक बार ही अपॉइंटमेंट होने के बाद आप उसके पैसे नहीं घटा सकते हो। तो इसके फाइनेंशियली क्या किया गया है,
इंडिपेंडेंट कर दिया गया कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है आपने एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के उस पे। उसके बाद एक और है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होगा, ये आपको भी पता है कि जुडिशरी के पास द एक्शंस एंड द डिसीजंस ऑफ द जजेस आर इम्यून फ्रॉम द पर्सनल क्रिटिसिज्म। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाइयां होती हैं, जो उनके निर्णय होते हैं, पार्लियामेंट भी नहीं डिस्कस कर सकती है। पार्लियामेंट सिर्फ एक ही बारी डिस्कस कर सकती है जब हटाना होगा, क्योंकि उससे पहले आप जो है कभी भी किसी भी जज के खिलाफ उसकी किसी भी कार्रवाइयों की चर्चा आप पार्लियामेंट में भी नहीं कर सकते। इवन मैं नहीं कर सकती हूँ, एक पर्सनल व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है इसके, क्या बोलते हैं, कोर्ट की अवमानना, सीधे मैं गिरफ्तार हो सकती हूँ। हाँ बोलो, क्यों, बाहर कैसे कर सकते हो आप? नहीं आप नहीं कर सकते हो। आप पेपर में नहीं छाप सकता है प्रेस कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, या मैंने कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज लिखी जो कि आपत्तिजनक है, अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट देयर शुड नॉट बी अ डेरोगेटरी। देखो, करने का तो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है पाल। जजमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते हो, उनके प्रोसीडिंग्स के दौरान उनके द्वारा की गई टिप्पणियों के खिलाफ नहीं लिख सकते हो। तो आप सोशल मीडिया पे, वही तो कह रही हूँ, तो क्या पर्सनल रिमार्क तो मैं वैसे भी दे सकती हूँ। आपकी उनके खिलाफ उनके पर्सनल कैपेसिटी में जो उन्होंने ड्यूटी डिस्चार्ज करी है उसके खिलाफ आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। आप तो, वही मैंने कहा ना, इंडिविजुअल के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है, आप कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते हो। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ, प्रशांत भूषण का नाम सुना है ना? अब उसने ट्वीट में काफ़ी सारे डेरोगेटरी रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट को दिए थे, ठीक, उसके जजमेंट के खिलाफ दिए थे ना, उसका तो कोई लेना देना नहीं था, तो उसको 1 रुपए की पेनल्टी दे के छोड़ा गया था, याद है? अब वो ऐसी सिंबॉलिकली 1 रुपए की पेनल्टी दी थी। मेन मुद्दा होता है किसी को ये बताना कि मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ। तो अब उसने क्या, उनका उसका कोई लेना देना था? नहीं, ही वॉज जस्ट गिविंग अ पर्सनल रिमार्क राइट अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो मैं पर्सनल रिमार्क उनके प्रोसीडिंग या जजमेंट के खिलाफ देने का तो दे ही सकते हैं, बट उनके पास थोड़ी ना पहुंचेगा वो चीज़। अगर पहुंचता है और उन्हें नहीं लगता है, वो आपत्तिजनक लगता है या उनको डेरोगेटरी लगता है, तो वो मेरे खिलाफ भी कर सकते हैं। आप समझे मेरी बात को? कहने का मतलब, अब मैं इतनी छोटी हूँ या मैं इतनी छोटे पद की हूँ, मतलब मेरा थोड़ी ना उनके पास पहुँच जाएगा। ऑब्वियसली मैं कुछ भी, वो करोड़ों की जनता है, वो क्या सबका थोड़ी ना पढ़ते हैं? देयर आर सम स्पेशल एंड एलीट क्लास लोग जिनके खिलाफ जो लोग लिख सकते हैं, या जो सुप्रीम कोर्ट वॉच आउट करता है तो फिर अपने हिसाब से देखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका उस केस से लेना देना ज़रूरी होना चाहिए। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आप उसके जजमेंट के खिलाफ या उसके प्रोसीडिंग्स के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी करते हैं, देखो, अपने व्यवहार को मैनर्ड वाइज लिखना और उसके बाद लिखना तो वो तो सभी समझते हैं, है ना? बट आप कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं तो ऑब्वियसली नहीं, उससे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी डेरोगेटरी इन द सेंस कि उनको वो चीज़ वो करे, हार्म करे, हाँ, हर्ट करे। एंड इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन देम कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना, ये भी तो है ना? उनके उनके भी तो उसमें होना चाहिए कि उन्हें क्या लगता है। दिस अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इज सीन एज इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द, देखो, तुम्हारा उस केस से लेना देना हो या ना हो, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई टिप्पणी जाती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत वो आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। बस ये याद रखो कि हम इतने छोटे लोग हैं कि वो हमारे तो ट्वीट भी ना देखे, हमारे तो पोस्ट भी ना पढ़े, बस वो वाली बात है, राइट? नाउ प्रोटेक्शन, दिस अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इज सीन एज एन इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द जजेस फ्रॉम अनफेयर क्रिटिसिज्म। Parliament cannot discuss the conduct of the judges except when the proceedings to remove a judge is being carried out. Done. This gives the judiciary an independence to adjudicate without fear of being criticized. यही था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। अब आ जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट, आई गेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। चलो इसको देखेंगे हम अपने हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट में इनिशियली कितने जज होते थे? 7 ना?
7 + 1, अभी 21 नहीं है, 8। अब ये होता था, एक तो अपना हो गया कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनिशियली होते थे, नहीं, और 7 हो गए अदर जजेस। अदर जजेस भी तो होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का है, याद रखना, हाई कोर्ट में मत मिंगल कर देना। हाई कोर्ट में मिनिमम जजेस की कोई संख्या नहीं निर्धारित की गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की कहानी डिस्कस हो रही है कि जब ओरिजिनली संविधान बना था तो 7 + 1 का रेशियो था, 7 अदर जजेस होते थे, एक हमारा मुख्य न्यायाधीश होता था, राइट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये टोटल 8 होते थे। इसको बढ़ाते बढ़ाते अब कितना कर दिया गया है, अब है आपके 33 अदर जजेस और एक, यस, 1 CGI। कितने हो गए टोटल, 34। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट, देन टोटल इज 34। How many of judges, other judges are there in the Supreme Court? Then the answer will be 33, right? Total number of judges will be 34. चीफ जस्टिस तो एक ही रहता है, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। डन। कह रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो मैंने इसको इसलिए तोड़कर लिखा है कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट तो कुछ अलग ही होना चाहिए ना। तो संविधान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट का कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया गया है, नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया, बस कह रहा है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जजेस को, राइट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई वर्ड नहीं इंक्लूडेड था जिसमें उसके अपॉइंटमेंट का कुछ मुद्दा उठे। तो कंसेंसस यानी परंपरा के हिसाब से ये चला आ रहा था कि जो सीनियर मोस्ट जज होता था वही CGI बन जाता था, सीनियर मोस्ट जज ही CGI बनता था। लेकिन क्या ये चलता रहा, नहीं, इसको 2 बारी ब्रेक किया गया। 1973 में अजीत नाथ रे को बना दिया गया सीनियर मोस्ट जज के कंसेप्ट को तोड़ते हुए, सीनियरिटी के कंसेप्ट को तोड़ते हुए अजीत नाथ रे को 1973 में बना दिया गया। बहुत गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म हुई, और पता कहानी क्या है, ये वही केस है 1973 में चल रहा था केशवानंद भारती केस। 13 जजेस की बेंच बैठी थी, मैंने कहा था आज तक भारत के इतिहास में सबसे लंबी बेंच है। क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि जब भी संविधान को इंटरप्रिटेट करने की बारी आती है, उसको व्याख्या करने की बारी आती है, तो संविधान को मिनिमम 5 जजेस की बेंच बैठ के ही देखेगी। बेंच मतलब 5 लोग बैठ के वोटिंग डाल के ही डिसाइड करेंगे। एक सिंगल जज बेंच का कभी भी डिसाइड नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के मामले में मिनिमम 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए। आज तक सबसे लंबी बेंच जो बैठाई गई है वो केशवानंद भारती केस में 13 जजेस की बेंच बैठाई गई है, जो कि केस का नाम था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ईयर भी याद होना चाहिए। 13 जजेस बैठ के फैसला दे रहे थे। उस समय सीकरी साहब जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो उसी बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले दिए थे, और उसी का शायद रिवेंज निकालने के लिए 3 सीनियर मोस्ट जज को ओवर रूल करते हुए अजीत नाथ रे को 1973 में गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसी वजह से तीनों जजेस ने जो सीनियर मोस्ट थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि वो तो उनकी इंसल्ट हो गई ना। उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना इसमें ये अपना वो रखा, मत रखा कि हमने इसलिए किया क्योंकि 1956 की जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी उसके आधार पर उन्होंने कहा था सीनियर मोस्ट जज के आधार पर नहीं बनाना चाहिए। आपकी क्वालिटी, आपने जो परफॉर्मेंस दी है ना अपने लाइफ टाइम, उसके आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहिए। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू मेक एनी CGI ऑफ इंडिया, है ना। तो इन्होंने 1973 में किया, फिर 1976 में भी किया। आई थिंक खन्ना, मिस्टर खन्ना करके कोई व्यक्ति थे जिनको रिप्लेस करते हुए HM वेग को बना दिया गया था, ठीक है। तो यहां पर भी उन्होंने क्या किया, सीनियर 65 ना बता तो दिया, जब अपॉइंट हो जाए उसके बाद से 65 ईयर्स, जब अपॉइंट हो जाए उसके बाद से 65 ईयर्स। क्योंकि ये बहुत लेट अपॉइंट होते हैं 62 63 में, तो तुमने देखा होगा 2-3 साल में दूसरे बन जाते हैं। डन नहीं। अब देखो, अब ये बार बार गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सीनियरिटी के कंसेप्ट को तोड़ रही थी। 1993 में वंस फॉर ऑल इस केस को सॉर्ट आउट कर दिया गया। क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने वंस फॉर ऑल सॉर्ट आउट कर दिया और कहा आज के बाद से सीनियर मोस्ट जज ही सीजीआई बनेगा, और तब से ये परंपरा टूटी नहीं है। तो इंडिया का सीजीआई कौन बनता है? जो सुप्रीम कोर्ट का द मोस्ट सीनियर मोस्ट जज हो। बस बात खत्म। तो ये तो हमारा हो गया। अब आता है अदर जजेस कैसे होंगे। अदर जजेस भी तो थे, वही आपके 33, राइट? वो कैसे अपॉइंट होंगे? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑब्वियसली विद द कंसल्टेशन ऑफ विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई। वेट, राइट? अब यहाँ पे फिर बवाल हुआ। बवाल ये हुआ कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, क्या इसके कंसल्टेशन या परामर्श को मानना प्रेसिडेंट का अधिकार है या नहीं है? तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, मानना अधिकार नहीं है, लेकिन बाद में अपने ही जजमेंट को पलट के कहा कि नहीं, इट इज कंपल्सरी। और चूंकि सीजीआई भी अपनी आर्बिट्रेरीनेस ना करने पाए, सीजीआई को भी एक कोलेजियम से कंसल्ट करना पड़ेगा। कोलेजियम मतलब ग्रुप होता है। इस कोलेजियम में कौन बैठता है? 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट। कोलेजियम वाले जज नहीं बन सकते हैं क्योंकि जिनको बनाना होगा उनके पास लिस्ट होती है, उसके बाद भी तो सभी मतलब एजेड ही होते हैं। हाँ, नहीं, उसी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम। मैंने कब लिखा रिटायर्ड? रिटायर्ड मीन्स रिटायर्ड। 33 जजेस है ना, ठीक है? 33 जजेस में मान लेते हैं एक जज की अपॉइंटमेंट होगी या 2 जज की अपॉइंटमेंट होगी, सबके सब तो इकट्ठे रिटायर नहीं हो रहे होंगे। तो आपको समझ गए? तो कोलेजियम में 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन। अब याद रखना, इसमें 2 प्रश्न उठते हैं। क्या प्रेसिडेंट को इसके कंसल्टेशन को मानना जरूरी है? तो नाउ इट इज मैंडेटरी, जो ये कहेगा वही मानेगा। दूसरी चीज आती है, क्या सीजीआई विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ कोलेजियम के अगर प्रेसिडेंट को देता है देन इट इज बाइंडिंग, देन इट इज नॉट बाइंडिंग। यानी सीजीआई को कोलेजियम से कंसल्ट करने के बाद जो एक नाम निकल कर आएगा वही प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है कि वो उसी को अपॉइंट करेगा। अगर सीजीआई ने भी कोलेजियम से कंसल्ट नहीं किया तो आपकी भी छुट्टी, मतलब इन द सेंस कि प्रेसिडेंट आपकी बात नहीं मानेगा। तो प्रेसिडेंट विल गिव द अपॉइंटमेंट टू सीजीआई ऑफ इंडिया, सॉरी अदर जजेस विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई। डन। यही पूरी कहानी इन्होंने लिखी है, तो एक बारी फटाफट इनकी कहानी को देख लेते हैं। अभी इसमें और है, सॉरी, द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैज नेवर बीन फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। वही सब उन्होंने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसमें क्या कहा गया है कि कैसे उन्होंने जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल लगाने की कोशिश करी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रुक जाओ मैं थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। कैसे होता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस? अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसर्न ओवर द ईयर्स। अ कन्वेंशन यानी वही परंपरा के हिसाब से सीनियर मोस्ट जज बनता था सुप्रीम कोर्ट का, है ना? लेकिन 1971 में अजीत नाथ रे, ये पूरा नाम इनका वही है, अजीत नाथ रे कौन बन गए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 3 सीनियर मोस्ट जज को ओवर रूल, वही केशवानंद भारती वाले जजेस को ओवर रूल करते हुए कौन बन गए? अजीत नाथ रे। उसके बाद कौन बने? एम.एच. वेग बने। किसको? एच.आर. खन्ना को रिप्लेस करके 1976 में। ये 2 बारी ऐसा मौका आया और जुडिशरी और गवर्नमेंट में क्या हो गई? तनातनी हो गई। वो इन्होंने, अच्छा ठीक है, उन्होंने इसको सॉर्ट आउट नहीं किया, ठीक है, हो सकता है सॉर्ट आउट हुआ, मैंने ना देखा वो पैराग्राफ। तो अब कौन बनता है? वही मैंने आपको बताया कि ये टसल चलती रही। 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केस को वंस फॉर ऑल सॉर्ट आउट कर दिया गया। सीनियर मोस्ट जज ही हमारा सीजीआई बनता है आज के डेट में। अब अदर जजेस कैसे अपॉइंट होते सुप्रीम कोर्ट? यस, प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द सीजीआई। यानी फाइनल डिसीजन किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। यानी आपको प्रेसिडेंट को बोल रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही तो प्रेसिडेंट को बोलता है। तो इसमें कहानी यह है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने
1982 से 1998 तक ये बोला कि जो आपका कंसल्टेशन है सीजीआई का वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे। धीरे धीरे ये कहानी आप पढ़ेंगे तो कुछ मतलब नहीं निकलता है, कहानी का मतलब यही निकलता है अब जो है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेगा सीजीआई विद द कंसल्टेशन ऑफ कोलेजियम विच इज 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो लाइन बस आप टिक मार लें, बस बहुत है। ये रहा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या एस्टेब्लिश कर दिया? प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्जियलिटी कोलेजियम इन मेकिंग द रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। अब इससे क्या होगा? किसी एक सिंगल बंदे के हाथ में क्या आया? पावर नहीं आई है। दैट ठीक है। अब आ जाते हैं इसके रिमूवल पर। चलिए रिमूवल देख लेते हैं, रिमूवल देखते हैं इसका। सुप्रीम कोर्ट का जज हटेगा कैसे? मैंने आपसे कहा था प्रेसिडेंट कैसे हटता था, किस आधार पर उसे हटाया जाता था? सिर्फ एक था, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आधार होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर। क्या? ऑब्वियसली, क्यों नहीं वैलिड होगा? बट ये लेजिस्लेचर रिमूव करता है। मैं लेजिस्लेचर पे हूँ, रिमूवल ऑफ जजेस चल रहा है। एक लौता मौका जब पार्लियामेंट इनके क्रियाकलापों पे चर्चा कर सकता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर प्लस इनकैपेसिटी, यानी कि असमर्थता और अनैतिकता अगर ये कर दे, है ना, कदाचित नहीं, सिद्ध कदाचार, हाँ नहीं तो हिंदी मीडियम भी तो है, सिद्ध कदाचार और आपका असमर्थता। डन। इन्हीं दो आधारों पर आप सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। डन। अब ऐसा प्रस्ताव पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में उठ सकता था। सेम यही प्रेसिडेंट में भी था कि ऐसा प्रस्ताव पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में उठ सकता था। अच्छा, फिर अगर ये लोकसभा से उठा तो 100 लोग उससे सपोर्ट करेंगे उस प्रस्ताव को। मैंने कहा था प्रस्ताव को क्यों भाई, एक लौता बंदा उठेगा और वो कहेगा इसको हटाना है, बस वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास चले जाएगा क्या? कम से कम 100 लोग तो बैकअप दे दे उसको। और 50 कहाँ से? राज्यसभा से। अगर उठा है तो राज्यसभा उसे सपोर्ट कर रहा हो। अब देखिए फिर लोकसभा में जाएगा तो उसे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बस उस रेजोल्यूशन को 50 लोग सपोर्ट करते हुए होने चाहिए और लोकसभा से 100 लोग सपोर्ट करते हुए होने चाहिए। डन। समझ गए मेरी बात को? जिस भी हाउस से उठा है, जैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया, एक इंक्वायरी कमेटी बन जाएगी। 3 जजेस की एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी। आप मुझे एक बात बताओ, प्रेसिडेंट में ये इंक्वायरी कमेटी कहाँ बन रही थी? प्रेसिडेंट में भी तो था। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है इम्पीचमेंट, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और मैंने आपको बताया था पूरा। तो अब मुझे बताओ, अभी तक तो सेम चल रहा है कि किसी भी हाउस में उठ सकता है, बट वहां पे इंक्वायरी कमेटी किस हाउस में बनी थी? मैंने यहाँ पर कहा जिस हाउस से रेजोल्यूशन उठेगा उसी हाउस की जिम्मेदारी है इंक्वायरी कमेटी की। प्रेसिडेंट में अपोजिट था, दूसरे हाउस में। अब ये इंक्वायरी कमेटी क्या करेगी? अपना देखेगी कि सही लगा है कि नहीं लगा है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जज को भी मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए, या तो वो खुद रख ले या किसी के द्वारा रखवा ले। यस, और वो हाउस फिर क्या करेगा? स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगा अगर उसे करना है तो। ठीक, और ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या थी? विशेष बहुमत। हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्लस, प्रेसिडेंट में तो इफेक्टिव मेजॉरिटी थी 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यहां पर स्पेशल मेजॉरिटी है हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। कैसे भूल जा रहे हो ये बताओ? ये तो कई बार हो चुका है ना?
तो कैसे, अब ये समझ में आ रहा है ना, हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से अगर ये रेजोल्यूशन पास हो गया तो अपना सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो एक हाउस से वो रेजोल्यूशन पास माना जाएगा, फिर दूसरे हाउस से भी पास हो गया तो याद रखना प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राइट, और सॉरी प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर देके उसे रिमूव कर देगा। याद रखना ये रेजोल्यूशन जिस सेशन में उठा है उसी सेशन में प्रेसिडेंट को ऑर्डर देना है। अब ये सेशन क्या होता है, सत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। साल में 3 बार सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, है ना, और ये सेशन ये होते हैं कि कुछ दिनों के लिए मिलते हैं, एक सेशन में कुछ दिनों के लिए मिलते हैं, अपनी बातें करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं, बिल पास कराते हैं। जैसे बजट सेशन हो गया तो बजट का एक दिन में तो हो नहीं जाता है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने चलता है, राइट। अच्छा, सबसे लंबा सेशन बजट का ही होता है, 2.5-3 महीने चलता है, ठीक। उसके बाद मॉनसून सेशन आता है, फिर विंटर सेशन आता है, सबसे छोटा सेशन विंटर सेशन होता है। तो साल में 3 बार ये मिलकर कुछ दिनों के लिए काम करते हैं। तो कह रहे हैं जिस सत्र में उठा है रिमूवल उसी सत्र में प्रेसिडेंट को ऑर्डर देके उसे रिमूव करना है, उसी सत्र में होना चाहिए। डन, यही आपकी कहानी है। अब कहानी को वहां पे देख लो, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, दोनों का सेम ही है, इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ proven misbehavior and incapacity. A motion containing the charges against the judge must be approved by a special majority in both the houses of the parliament. Do you remember what is special majority? You don't remember, Ankit. Special majority, we have studied this in chapter on elections. कई बार हो चुका है ये चीज। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया ना कि बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, राइट। Unless there is a general consensus among the members of the parliament, a judge cannot be removed. It should also be noted that while in making an appointment, the executive play a important role, and while removing, the legislature will play a important role. याद रखना इस चीज को। यहाँ पर क्या दिया हुआ था, ये कहानी बता रहे हैं 1991 की, जब आपका पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए 108 मेंबर्स ने साइन किया पार्लियामेंट में और ये अप्रूव हो गया। वो 100 मेंबर्स चाहिए थे ना मिनिमम, तो उस प्रस्ताव को बैकअप कर दिया, सपोर्ट कर दिया, साइन कर दिया 1991 में। कौन था वो, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, वॉज अक्यूज्ड ऑफ मिस अप्रोप्रिएटिंग द फंड्स, ठीक। पार्लियामेंट ने स्टार्ट किया। आपको जान के हैरानी होगी कि कांग्रेस उस समय मेजॉरिटी में हुआ करती थी और कांग्रेस ने बैकआउट कर लिया, इसीलिए मोशन कभी पास नहीं हो पाया। दैट शोज कि गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट था, ठीक। यही कहानी है, आप देख लीजिएगा, ठीक। ये रहा इनका नाम, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। पहला पॉइंट तो मैंने आपको वैसे भी क्लियर कर दिया है, क्या है ये, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। दिस मीन्स दैट अनलाइक सम अदर फेडरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टेट कोर्ट्स। द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया इज पिरामिडल विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, हाई कोर्ट बिलो देम एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट द लोएस्ट लेवल। क्या हर स्टेट में होता है हाई, है ना, यस। अब इधर देखो, कह रही है डायग्राम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एपेक्स कोर्ट है हमारा, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स हैं भाई, एपेक्स है हमारा, सुप्रीम कोर्ट है। इसके अब इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते हैं, राइट। ट्रांसफर करता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट को, ये पावर है इसकी। कैन रिमूव द केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट। मान लो पंजाब हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा हो और आपको चाहिए कि वो केस ट्रांसफर होकर हम पे चला जाए, बहुत मुश्किल का काम है ना।
ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट, चंडीगढ़ ना, वही तो। ऐसा कैसे है कि हाई कोर्ट ही नहीं है? वही तो, वही दोनों का कैपिटल है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक कोर्ट से ट्रांसफर होके दूसरे कोर्ट जाना हो, दूसरे स्टेट के कोर्ट जाना हो, तो मुश्किल है ना, बट वो काम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। कैन ट्रांसफर द केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट से, और यहाँ पे इसका कहने का मतलब था किसी भी हाई कोर्ट से अपने केस पे वापस बुला सकता है। हाई कोर्ट क्या कर सकता है? जितनी भी अपील है लोअर कोर्ट की वो सब सुनेगा, रिट इशू करेगा फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स, यहाँ भी है रिट इशू करना, ठीक है, दोनों में है। हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर होती है। यस, कैन डील विद द केसेस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट, जो भी स्टेट के जुरिडिक्शन में आता है। एक्सरसाइजेज द सुपरिटेंडेंस एंड द कंट्रोल ओवर द कोर्ट्स बिलो इट, जितने भी स्टेट के अंदर कोर्ट्स है एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स, है ना, उन सब की सुपरिटेंडेंस कौन देखता है या कंट्रोल ओवरऑल, वो उनसे ये भी मांग सकता है, कोई उनकी कार्रवाइयों का भी लेखा जोखा मांग सकता है। समझ गए? यस, ज्यादा पावर है। क्यों है मतलब? क्योंकि ये रिट इशू कर सकता है अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, किसी और केस में भी रिट इशू कर सकता है। यस, फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। इधर देखो, अब आता है इसके नीचे क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके बाद छोटे छोटे आपके मुंसिफ या, हाँ, तो याद रखना चाहिए एक चीज जो है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है ना, यही, ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट, यस, तो सेशन कोर्ट उसे बोलते हैं सेम जज सेम प्रीमाइस। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, सेम जज होगा, सेम ही प्रीमाइस होगा। अगर वो क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल केसेस देख रहा है तो उसको क्रिमिनल कोर्ट बोल देंगे, और या सेशन कोर्ट बोल देंगे, और सेशन जज बन जाएगा। और वही सेम जज सेम प्रीमाइस, अगर वो सिविल मामले देख रहा होगा तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल देंगे और डिस्ट्रिक्ट जज बोल देंगे। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए बता दिया। वैसे ये आएगा नहीं इतना दिमाग लगाओ टाइप्स। हाँ, एक सेकेंड, आ जाते यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करता है? जो भी अराइज होने डिस्ट्रिक्ट में वो सारे केसेस देखेगा, इजी। अब जो भी लोअर कोर्ट्स, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, वहां से सारे अपील देखेगा, इजी। डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्व इन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, सबऑर्डिनेट कोर्ट सिविल और क्रिमिनल नेचर के जो भी छोटे मोटे होते हैं वो सारे, छोटे मोटे क्या, जितने भी बड़े बड़े भी होते हैं वो सारे यही देखता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब आ जाते हैं, ये तो आपने हिरार्की देख ली। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या पावर हैं इसके पास? ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपलेट जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन और रिट। इसके अलावा भी पावर्स होती हैं, बट चूंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो हम उस पर इतना विचार विमर्श नहीं करेंगे। उससे पहले मैं ऊपर का टिक लगा दूं, सॉरी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेरी पावरफुल, हो गया। इट्स फंक्शन विद इन द लिमिटेशन इम्पोज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी रखी है। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज अ स्पेसिफिक पावर्स। कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन। आ जाते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है, जिसमें एब्सोल्यूट पावर जिसमें एब्सोल्यूट पावर, यानी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये ओरिजिनल केस कौन देखेगा? सिर्फ और सिर्फ हमारा सुप्रीम कोर्ट देखेगा। एब्सोल्यूट पावर जो होती है उसी को ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहते हैं। जैसे कि सेटल डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स एंड अमंग द स्टेट्स। अब देखिए, अगर केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार में कोई झगड़ा चल रहा है तो हाई कोर्ट देख सकती है। ये कॉमन सेंस है, हाई कोर्ट देखेगी क्या? नहीं ना। अगर दो राज्यों के बीच में झगड़े चल रहे हैं और केंद्र सरकार इन्वॉल्व नहीं है, कॉमन सेंस है, किस कोर्ट में चलेगा? नहीं चल सकता ना हाई कोर्ट में, कौन देखेगा? तो ऐसा ओरिजिनल जुरिडिक्शन यानी एब्सोल्यूट पावर जिन केसेस में होती है, जिसमें आप कहीं और जा ही नहीं सकते एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, उसी को क्या कहते हैं? ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बोला जाता है हिंदी मीडियम, ठीक है। और ये आपको एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, राज्यों के बीच में जो होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में, राज्यों के बीच में, केंद्र शासित राज्यों के बीच में,
है ना, 2-4 राज्य इधर हैं वर्सेस केंद्र सरकार और किसी राज्य के बीच में, यानी किसी भी तरीके से एपिलेट, बताओ मुझे, सबसे इजी है। सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में हाईएस्ट अपील कहाँ हो सकती है? बस वही एपिलेट जुरिडिक्शन है। यस, बट अपने ही निर्णय को बदलने का भी अधिकार इसी के पास है। जुरिडिक्शन ऑन रिव्यू, जुरिडिक्शन रिव्यू, राइट, हाँ जुरिडिक्शन रिव्यू, राइट, वो भी तो इसी के पास पावर है। एनीवे, एपिलेट जुरिडिक्शन वो होता है कि लोअर कोर्ट से आप अपील कर सकते हो एपेक्स, इसके अलावा अब कहीं अपील नहीं हो सकती है। दैट्स इट। किन किन केसेस में? सारे केसेस में भाई, सिविल में भी, क्रिमिनल में भी और कॉन्स्टिट्यूशनल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, कई बार मैंने बताया था, आर्टिकल 143 में दिया गया ये। अब देखो, आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट जो है किसी भी नेशनल इंपॉर्टेंस यानी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे में या क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट के मुद्दे पे, कोई विधि का प्रश्न हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट के विषय में अगर कोई जानकारी सुप्रीम कोर्ट से अंडर आर्टिकल 143 मांग सकता है, उसकी एडवाइस, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या हो गया? एडवाइजरी जुरिडिक्शन। अब एक कहानी सुनो, अगर मान लो मैं कोई लॉ बनाने वाली हूँ और ये प्रेसिडेंट मांग रहा है, क्या सारे काम कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कॉमन सेंस है कि अगर कोई, मान लेते हैं सरकार कोई कानून बनाने वाली है, उसे पता है कि संविधान का पेच फंस सकता है, अब मैं इतनी मेहनत करूं और फिर क्या करे, ये क्वैश कर दे, तो कभी कभी क्या होता है, डिलेमा की स्टेज होती है, कभी कभी ना हम संविधान को इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते हैं, तो इससे पहले ही मांग लो ना। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगेगा। याद रखना प्रेसिडेंट के ऊपर इसका एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, ले लिया है बस, आपका परामर्श मैंने सुना है ना, मुफ्त की एडवाइस तो वैसे भी इंडिया में सभी देते हैं, है ना। और याद रखना, तो एडवाइस देना इसका भी कोई कंपल्शन नहीं है, ये भी मना कर सकता है, डन, एक्सेप्ट फ्यू केसेस जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, तो इतना डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ऐसा एक्सेप्शन है इसमें, लेकिन फिलहाल आप मोटा मोटी ये याद रखिए कि ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, तो इसका परामर्श देना भी प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, वो भी नहीं मानेगा, ये भी नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी अब याद करो वो केस री बेरुबारी का, ये वही री लगा हुआ है, ये एडवाइस मांगी थी, क्यों मांगी थी? बेरुबारी क्या थी? वेस्ट बंगाल में एक जगह का नाम था, थाना बोलते थे ना इसे, बताया तो था, नहीं बताया था, ठीक है। इस केस में प्रेसिडेंट यानी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी थी, क्योंकि बेरुबारी जो वेस्ट बंगाल में एक जगह थी ना, वो हमारे जो गवर्नमेंट थी उस समय, जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, वो इसको पाकिस्तान को देना चाहते थे। तो ये हुआ कि संविधान में तो लिखा ही नहीं हुआ है कि आप किसी भी अंग को काट के फॉरेन टेरिटरी को किस प्रोसेस से दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप अंडर आर्टिकल 368 प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत आप जाकर बेरुबारी को दे सकते हैं, ये दे दिया गया था। तो चूंकि गवर्नमेंट कंफ्यूज थी, और ऐसे क्यों कंफ्यूज थी? क्योंकि पूरे देश में हो हल्ला उठा था, कोई नहीं चाहता था पाकिस्तान को दिया जाए, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती थी, बट इनको देना था, और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से आर्टिकल के अंदर ये होगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का निवारण करके ये कहा कि दे तो सकते ही हो, क्योंकि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, so parliament has the power and they can go under article 368 to amend the constitution and give the बेरुबारी to पाकिस्तान। तो वो दे दिया था इन्होंने। अब वो अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं है, वो री यही था, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। लास्ट आपका क्या बचता है, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ओहो, रिट, can issue writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto to protect the fundamental rights of the individual। अब याद रखिएगा, ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में कर लिया था। मैं एक ग्लिम्स दे देती हूँ, जब भी आपके कोई फंडामेंटल राइट्स छीनता है, जो कि संविधान ने हमें पार्ट 3 में आपको अधिकार दिए हैं ना हमें पार्ट 3 में अधिकार, तो याद रखिएगा ऐसे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? सरकार छीन सकती है, यानी ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ अगर हमारे छीनता है तो किसके पास पावर है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। नहीं, कौन हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन सकता है?
सरकार छीन सकती, स्टेट, राज्य, और प्रोटेक्ट कौन करेगा अगर छीन लिया तो? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ऑब्वियसली हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। डन। और चूंकि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो फंडामेंटल राइट के, इसीलिए हम कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट, समझ गए? अदरवाइज हाई कोर्ट भी करती है। अब इधर आ जाओ, 5 विभिन्न सिचुएशंस में, डिफरेंट सिचुएशंस में आपके फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं, और उन्हीं 5 डिफरेंट केसेस के लिए 5 डिफरेंट तरीके के ऑर्डर इशू होते हैं, और ये सारे लैटिन नाम है इसीलिए इतने अजीबोगरीब है। हेबियस कॉर्पस हो चुका है, दोबारा रिपीट करवा रही हूं। वेयर इज योर बॉडी, वेयर इज द बॉडी, शरीर प्रस्तुत किया जाए। ये रिट तब इशू होता है जब आपको किसी ने इलीगली डिटेन करके रखा है, किडनैप या नजरबंद करके रखा है, वो भी इलीगल। यहां पर राज्य, ये पहला ऐसा रिट है जो कि राज्य और निजी व्यक्तियों, यानी स्टेट, सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ लग सकता है, और केस होगा, केस फाइल होगा, हेबियस कॉर्पस इशू होगा, सामने वाले बंदे को प्रूफ करना पड़ेगा, एंड देन जो सॉल्व होगा वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। तो पहला है वेयर इज, अगर आपको किसी ने इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है, और ये पहला ऐसा रिट है जिसमें आपके बिहाफ पे, पहला ऐसा रिट नहीं है, आपके बिहाफ पे कोई और भी ये केस, हाँ मतलब आपके बिहाफ पे कोई और भी केस फाइल कर सकता है, योर गार्जियन, योर फ्रेंड्स, एनीवन, राइट? हेबियस कॉर्पस। मैंडमस, मैंडमस क्या होता है? what is your authority? This was of quo warranto, sorry, mandamus, I order you, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। कोई सार्वजनिक पद पे बैठा हुआ, पब्लिक पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी, कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी अगर अपनी ड्यूटी ना डिस्चार्ज कर रहा हो तो फंडामेंटल राइट्स ही तो छीन रहा है। फॉर एग्जाम्पल जन निगम में चले गए, आपके घर पानी है, वो देने को तैयार ही नहीं है, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा, एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, है ना? तो आपके फंडामेंटल राइट छीन रहे कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में आप जाएंगे, मैंडमस इशू होगा और सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, आई ऑर्डर यू टू डिस्चार्ज योर ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। केस तो तब भी सुना जाएगा, अगर वो गिल्टी पाया गया तो क्या होगा? तो उसको अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। आई ऑर्डर यू टू डिस्चार्ज योर ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का, जिस पोस्ट पर बैठे हो कोई तो ड्यूटी है या फिर खाने के लिए बैठे हो, है ना? तो ये हो गया। प्रोहिबिशन और सर्जरी 2 मिनट बाद बताऊंगी, पहले क्वो वारंटर। व्हाट इज योर अथॉरिटी, जो अभी थोड़ी देर पहले, अधिकार परीक्षा इसका हिंदी होता है। व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका अधिकार क्या है? कोई ऐसा सार्वजनिक पद पे बैठा हुआ आदमी जिसका क्वालिफिकेशन ही नहीं है उस पद पे बैठे हुए, और याद रखना अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल भी नहीं हो, आपका दूर दूर तक नाता ही नहीं, आपका रिलेटिव भी नहीं, फ्रेंड भी, कुछ भी नहीं है, बट आपको पता चल गया कि इस पद पे बैठा हुआ आदमी गलत क्वालिफिकेशन, गलत योग्यता लेके बैठा हुआ है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आपका उस व्यक्ति को जानना जरूरी नहीं है, और फिर अगर उसने प्रूव कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो उसको उस पद से हटना पड़ेगा। What is your authority? How you are sitting over there, right? You have to prove your qualification. Prohibition and certiorari, ये हमेशा कोर्ट से कोर्ट में चलता है, दोनों, यानी अपर कोर्ट से लोअर कोर्ट में जाएगा, कभी लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में नहीं जाता। यहाँ भी जैसे मिलिट्री में डिकोरम मेंटेन होता है, वैसे यहाँ भी है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे सकता है, ये उल्टा नहीं चल सकता है। ये रिट हमेशा अपर कोर्ट से लोअर कोर्ट में। प्रोहिबिशन, अभी जजमेंट पेंडिंग है, और यहां पर जजमेंट पास हो गया, जजमेंट पास हो चुका है, केस सॉल्व हो चुका है। एग्जाम्पल लेते हैं, हाई कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट कहेगा तुम्हारे में तो आता भी नहीं, तुमने किस हैसियत से इसको सॉल्व कर दिया, ये केस रीओपन होगा, मेरे पास ट्रांसफर करो। और यहाँ जजमेंट अभी पेंडिंग था, फिर केस को बुला लेगा, कहेगा आपकी अथॉरिटी नहीं है, ये केस मैं देखूंगा, ठीक है? तो दोनों अपर कोर्ट से लोअर कोर्ट में चलते हैं। यहाँ जजमेंट पेंडिंग है, अभी निर्णय सुनाया नहीं गया, और यहाँ पर जजमेंट सुना दिया गया है। तो ये रिट था जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी, बट मैंने ओवरऑल व्यू आपको दे दिया है, ठीक है? ये रिट इशू करता, और एक स्पेशल पावर है, कैन ग्रांट द स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक, किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में
कोई जजमेंट पास हुआ है या केस चल रहा हो, उसको दोबारा से स्पेशल लीव की डन, दिस इज स्पेशल पावर। ये आपके और भी पावर्स हैं, बट चूंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब उसी की पूरी कहानी इन्होंने डिटेलिंग में दी है जो हम देख लेंगे। उससे पहले मैं आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन बता दूं जो मैंने मिस किया था। जजेस, सुप्रीम कोर्ट का जज बनता कैसे है कोई, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट नहीं है, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट पे ही खत्म कर दिया है। तो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। नो, सबसे पहले भूलना नहीं है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर किसी भी हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक भी हाई कोर्ट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 साल जज रहा हो। यानी कि अगर 2 साल वो एमपी के हाई कोर्ट का जज था और 3 साल वो यूपी का, डज नॉट मैटर, बट वो 5 साल लगातार जज रहा हो। हाँ ऑब्वियसली 5 साल जज रहा हो लगातार। अब ब्रेक लेगा क्या उसमें, एक आधा मतलब अगर कोई लीव लिए रखा है तो अलग बात है, वो भी इंक्लूडेड ही होता है, ऑब्वियसली लगातार ही होगा। 5 साल जज रहा हो, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट का भी रहा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट एक या एक से अधिक 10 साल एडवोकेट रहा हो। डन। और चौथा क्या है, अच्छा ये और है, ये तो मस्ट है इंडियन सिटीजनशिप, ये और है, या तो ये रहा हो या तो ये रहा हो, या तो एमिनेंट जूरिस्ट हो। क्या हो, एमिनेंट लगातार का मतलब है बीच में अगर उसने गैप लिया हो तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना, मतलब 5 साल जज रहा हो मिनिमम। एमिनेंट जूरिस्ट यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको लॉ के बारे में बहुत नॉलेज है, विधिवेत्ता है वो, हिंदी में क्या बोलते से, हाँ, बट ये लगना चाहिए प्रेसिडेंट को। हाँ, ये प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि ये एमिनेंट जूरिस्ट हो, तो वो बन सकता है। अच्छा, इन आधारों पे तो आज तक बन चुका है, बट इस आधार पर आज तक नहीं बना है, और वो बड़ा अंडरस्टूड है कि क्यों नहीं बना होगा, कौन चाहता है कि वो कंट्रोवर्सी में फंसे, है ना। तो अभी तक एमिनेंट जूरिस्ट वाले आधार पर किसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की नज़र में वो एमिनेंट जूरिस्ट हो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस वाज द मिनिमम, दिस वाज द क्वालिफिकेशन जो कि वहां पे लिखा हुआ था, और मैंने बोला था आगे बता दूंगी, ठीक है, यही है आपका। बाकी आपको तो पता है ना कि एक्टिंग चीफ जस्टिस भी होता है, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा, किसी को भी कर देगा, सीनियर मोस्ट को, और याद रखें यहाँ पे कंसल्टेशन की जरूरत नहीं होती है। डन। फिर एडहॉक जजेस भी होते हैं, सीजीआई तो किसी भी जज को प्रेसिडेंट कर सकता है, यहाँ पे कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, किसी के भी परामर्श की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, एडहॉक जजेस भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो रिटायर्ड हो गए हैं, या अगर आपका कोरम नहीं मेंटेन हो रहा, कोरम यहाँ भी 1/10 होता है। अच्छा, एक चीज जो मैंने आपको पार्लियामेंट में नहीं बताई, और चूंकि आपके एनसीईआरटी में लिखी भी नहीं थी, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, एक मिनिमम कोरम होना चाहिए, इतने लोग तो उपस्थित हो तब तो जाके कार्रवाई हो, तो 1/10 होता है। डन। तब जाके आपकी कोई भी नॉर्मल प्रोसीडिंग्स कार्रवाइयां हो सकती हैं। सेम सुप्रीम कोर्ट में भी एटलीस्ट 1/10 लोग आए कोरम। अगर कोरम मेंटेन नहीं हुआ है तो जजेस को क्या कर लिया जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, या तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो प्रेजेंट टाइम में जजेस है ना, उनको भी थोड़े दिनों के लिए एडहॉक जज बना दिया जाता है, या कोई रिटायर हो गया हो ना तो उनको भी। लेकिन याद रखना, अगर रिटायर होके कोई आया है ना तो उसको 33 वाले जजेस में काउंट नहीं करते, ये याद रखियो, ठीक है। बाकी और इसमें ऐसा कुछ नहीं बचा है, एक बार इनको अंडरलाइन करते हैं और उसके बाद इसी पे एंड करते हैं, है ना, इसी पे एंड करते हैं। कितना बज रहा है, 1:30 बज गए, ठीक है, इस पे अंडरलाइन करते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है, कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट बिफोर दैट, यही ओरिजिनल एब्सोल्यूट पावर है इसके पास। देन original jurisdiction of the Supreme Court establishes it is as an empire in all the disputes regarding the federal matters. Federal matters ही तो हो गया राज्यों के बीच में, तो in any federal country
ये सब कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द पावर टू रिजॉल्व द केसेस इंटरेस्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी यूनियन और स्टेट के बीच में अगर कोई मैटर है तो वो कौन रिजॉल्व करेगा? नीदर द हाई कोर्ट नॉर द लोअर कैन डील विथ सच केसेस। In this capacity, Supreme Court not just settles the dispute but also interprets the power of union and the state government as laid down in the Constitution. भाई झगड़ा भी तो इसी चीज के लिए चल रहा होगा कि ये मेरी अथॉरिटी, ये मेरी अथॉरिटी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे पावर्स सुप्रीम कोर्ट बता देगा कि केंद्र के पास आपका ये है और आपका ये है, सेटल कर देगा डिस्प्यूट। हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर है नहीं। सॉरी, appellate jurisdiction, हाईएस्ट अपील है। A person can appeal to the yes against the decision of high court. However, high court must certify that the cases is fit for appeal. That is to say that it involves a serious matter of interpretation of law or the constitution. ये क्या कहना चाहता था? ये कहना चाहता है कि हाई कोर्ट जब भी अपील डाली जाती है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली भी केस ले सकता है विथ स्पेशल लीव, राइट, बट याद रखना केसेस हाई कोर्ट जो है, जो ट्रांसफर किए जाते हैं, हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट लगाता है उन केसेस के साथ, कहता है कि भाई ये मैं नहीं देखूंगा, ये मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। हाई कोर्ट भी तो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीरियस मैटर क्या है, लॉ का इंटरप्रिटेशन का या कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मेरे बस की बात नहीं है। एक सर्टिफिकेट लगाएगा, देखो दो तरीके मैं बता देती हूँ, दो तरीके हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट खुद ही ले लेगा केस, और एक हाई कोर्ट वो लगा के देगा, सर्टिफिकेट लगाएगा कि ये मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, आप बेटर सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लॉ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ही हो। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिमिनल केसेस में क्या होगा, लोअर कोर्ट हैज सेंटेंस्ड अ पर्सन टू डेथ, देन एन अपील कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर क्रिमिनल केसेस में किसी व्यक्ति को क्या मिल गई है, सेंटेंस टू डेथ, एक और केस है जो इसमें मेंशन नहीं है, मेंशन है नहीं, एक और तरीका है, हाँ नहीं, अगर लोअर कोर्ट ने मान लेते हैं किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दे दिया और हाई कोर्ट ने डिट्टो उसके विपरीत जाके डिसीजन दिया है, समथिंग इज फिशी, ऐसा केस भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो वो मेंशन नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बता, हाँ, लेकिन अगर ऑलमोस्ट, मैंने वही तो बोला आपसे कि अगर डेथ सेंटेंस दिया है दोनों ने तब तो ठीक। मान लेते हैं लोअर कोर्ट ने आपको एकदम बाइज्जत बरी कर दिया था और हाई कोर्ट ने सीधे डेथ सेंटेंस दिया, तो भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वैसा वर्षा भी हो सकता है कि हाई कोर्ट ने रिलीज कर दिया, लो मैंने हाई कोर्ट से रिलीज करवा दिया, हाँ तो भी हाँ, तो एक ये तो मैं सिनेरियो बता रही हूँ कि और भी हो सकता है। ऑफ कोर्स द सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द पावर टू डिसाइड वेदर टू एडमिट द अपील्स इवन व्हेन द अपील इज नॉट अलाउड बाय द हाई कोर्ट, वही एडमिट करेगा क्या लेना और क्या नहीं। Appellate jurisdiction means that the Supreme Court will reconsider the case and the legal issue involved. Yeah. Done. If the court thinks that the law or the constitution has a different meaning from what the lower court understood, then the Supreme Court will change the ruling and along with that also give the new interpretation of the provision involved. The high courts too have the appellate jurisdiction over the decision given by the courts below them. Done. एक चीज याद रखना, ये जो आपका था ना, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होते हैं वो बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स होते हैं, है ना, और जो हाई कोर्ट के होते हैं फिर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स होते हैं, तो ये चलता रहता है इनका। एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या है, in addition to the original and appellate jurisdiction, the Supreme Court of India possesses the advisory. This means that the President of India can refer any matter that is of public importance.
सार्वजनिक महत्व का, एंड दैट विच इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर advice. However, the Supreme Court is not to bound to give advice on such matters, and the President is not bound to accept such an advice. बट याद रखना इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि एनसीईआरटी में मिसिंग है, वहाँ पे उसको देना पड़ेगा, और वो मैं यहाँ पे नहीं इंक्लूड करूँगी, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी, है ना, इतना डिटेलिंग में हम कोई एलएलबी तो नहीं कर रहे। डन। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ एडवाइजरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बताओ। द यूटिलिटी इज टू फोल्ड। फर्स्ट प्लेस में क्या हो रहा है, allows the government to seek the legal opinion on a matter of importance before taking the action on it. This may prevent the unnecessary litigation later, बता दिया था। Secondly, in the light of the advice of the Supreme Court, the government can make the suitable changes in its actions or legislation. बस वही। अच्छा सॉरी, एडवाइजरी जुडिडिक्शन, ये दोनों आर्टिकल याद रखने हैं फिर तो। पहला आर्टिकल क्या है, पहला है आर्टिकल 137, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। अपने ही जजमेंट को दोबारा से रिव्यू करना, राइट अपने, ये किसमें आर्टिकल में है, 136। अभी हमने बोला था, मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट में किसी को डेथ पेनल्टी दे रखी है, वो केस रीओपन भी हो सकता है अनलेस एंड अनटिल अगर उसको लगता है कि बहुत अच्छा खासा आपने डेवलपमेंट कर ली इस केस में, आपके पास सबूत आ गए, वो केस रीओपन हो सकते हैं, उसको माफी भी मिल सकती है। पहले जैसे आपने देखा होगा प्रियम्बल को पहले पार्ट माना बाद में नहीं माना, ये अपने ही जजमेंट को रिव्यू करती है, वही है आर्टिकल 137। आर्टिकल 144 क्या है, ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द, सभी बाइंडिंग है ना, यही तो बोला था आर्टिकल 14, ये सब उसकी पावर ही तो है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी तो पावर ही है, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड्स इसको बोलते हैं ना, कि जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट को होता है वो सभी पे बाइंडिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड्स। अभिलेख न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट, क्या देखा होगा आपने फिल्मों में भी ऐसे टाइप करते रहते हैं, ये सारा का सारा क्या है, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड किया जा रहा है, और ये सब एक एग्जाम्पल के तौर पे केस को सॉल्व किया जाता है। देखा ही होगा, सुप्रीम वकील कहता है सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में इस साल में ये निर्णय दिया था इस आधार को मानते हुए, वही है। अब रीड द आर्टिकल, क्या है ये, क्या है आपका ये, These article helps to understand the decision made by the Supreme Court are binding on all the courts within the territory of India. Orders passed by it are enforceable through the length and the breadth of the country. जहाँ तक फैला हुआ है वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर enforceable है. The Supreme Court itself is not bound by its decision and can at any time review it. वही वाली सेम बात, अपने ही डिसीजन पे भी is not bound by its own decision, right? And can review its jurisdiction, right? Besides, if there is a case of contempt of the Supreme Court, then the Supreme Court itself decides such a case. Done? Contempt of court का होगा तो सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करेगा। और बुक रीडिंग का ऐसे ही मेरे मन में आ गया, बुक रीडिंग का कितना अच्छा बेनिफिट होता है वो मैंने अभी देखा। I have never thought to use this kind of a sentence कि order passed by it enforceable throughout the length and the breadth of the country. तो ये लेंथ एंड द ब्रेथ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं कभी, इसीलिए बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। दिस इज़ वेरी नाइस सेंटेंस एंड आई विल डेफिनेटली यूज समवेयर। एनीवे, चलिए अब ये मैच द फॉलोइंग है, वो हमने नहीं देखना। जुडिशियल एक्टिविज्म से कल स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं बचा है, सब कहानी है। जुडिशरी एक्टिव हो गई है तो वो हम कल करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कल जुडिशरी खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का कोल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 6 चैप्टर तक हमने जुडिशरी कल हम खत्म कर लेंगे, और कोशिश मैं ये करूँगी क्योंकि इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज़ नहीं बची हुई है, छोटे छोटे लैंग्वेज में सब कहानियाँ बहुत बड़ी बड़ी करके इन्होंने लिखी हुई है। हम मूव ऑन कर जाएंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। इसमें 4 चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम क्लास 12 की वर्ल्ड पॉलिटिक्स से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1।
थैंक यू सो मच। आई होप को आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।